So let's come to next concept. What is a डीमैट account? So यहां पे लिखते हैं what is डीमैट, इस पर ध्यान रखना, ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। सो एक पहले लिख लो यहां पे डीमटेरियलाइजेशन और दूसरा रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या और इसका मतलब क्या, रीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या। सो पहले जो स्टॉक्स ट्रेड होते थे, शेयर्स ट्रेड होते थे, वो कैसे होते थे, ये अपना ये चिट्ठी है, जिस चिट्ठी की हमने बात की थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे पास में JSW स्टील के, ठीक है, 100 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, इस रेट से लिए हुए, ऐसा सब कुछ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, इसको ट्रेडिंग करना था। सो ये चिट्ठी हमारे तरफ से जाएगी इस ब्रोकर के पास में, फिर ये जो बायर है, जो हमसे ये खरीदना चाहता है शेयर्स, उसके बदले पैसे देना चाहता है, तो ये आएगा, फिर यहां से पैसा आएगा, फिर जाएगा चिट्ठी इसके पास में और यहां से जाएगी। सो ये जनरली क्या था, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में सेटलमेंट चल रहा था। अभी इसको बोलते हैं ये मटेरियल था, मतलब मटेरियल मतलब जिसको हम छू सकते देख सकते हैं, टेंजिबल था। अब डीमटेरियल कर दिया, इसका मतलब क्या कि जो भी सब कुछ होगा ना, अब ये कोई चिट्ठी लेने देनी नहीं होगी, कोई चिट्ठी आएगी नहीं, कोई चिट्ठी जाएगी नहीं, ये सब कुछ होगा कैसे होगा, ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा। ये क्या था, ऑफलाइन था, अब ये होगा कैसे, ऑनलाइन। तो इसके लिए हमने इसको क्या बोला, आपका जो मटेरियलाइजेशन है उसको हमने क्या कर दिया, डीमटेरियलाइज कर दिया है। सो इसको हमने बोल दिया डीमैट अकाउंट खोलो, डीमैट अकाउंट। तो इस डीमैट अकाउंट के अंदर क्या होता है, आप जो भी शेयर्स परचेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपके इस डीमैट में दिखते हैं। जब भी आप डीमैट अकाउंट की वेबसाइट पे जाएंगे, जो आपकी हम उसका आगे देखेंगे कौन सी वेबसाइट है, वहां पे पहले इतना समझ लो, तो उसमें आपके कौन कौन से शेयर्स आपने होल्ड किए हुए हैं ना, वो वहां पे उसकी क्वांटिटी आपको दिखेगी कि आपने इतने ये शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, ओके, क्वांटिटी दिखेगी, राइट। सो उसको हम बोलेंगे डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन। और रीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑनलाइन मोड में से फिर से ऑफलाइन में आना है अगेन, तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे डीमटेरियलाइज से अब फिर से रीमटेरियलाइज करना है मेरे शेयर्स को। तो तब क्या होगा, डीमैट से आपके शेयर्स हट जाएंगे और फिर वो फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर आपके पास में पुराने जमाने की फिर से चिट्ठी आ जाएंगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपके पास में कितने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो ये है जनरली डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि ये डीमैट अकाउंट खुलता कहाँ है, कौन खोल के देगा, कितना चार्जेस लगता है, सब कंपैरिजन अपन बाद में करेंगे, पहले डीमैट को समझते हैं कि डीमैट खुलता कहां पे है। ये डीमैट अकाउंट किसी के थ्रू खोलना पड़ेगा, राइट, थ्रू ब्रोकर। ये कौन है, ये एजेंट है बीच में का, लेकिन इसको हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोकर। अब जैसे मान लो सेविंग अकाउंट खोलना होता है बैंक में, सो ये है SBI और ये हो तुम, देख रहे हो कि इधर सेविंग अकाउंट खोलना है, तो कोई बीच में ब्रोकर होगा जिसके पास में जाओगे कि मुझे अकाउंट खोलना है, नहीं जाओगे ना, सीधा बैंक में जाओगे, बोलोगे मुझे अकाउंट खोलना है, ये आपको देंगे एक फॉर्म, फिल करोगे, और फिर SBI है, मतलब थोड़े एक 7-8 दिन में तो फॉर्म आपका खुल जाना चाहिए, राइट, 2 दिन के तो काम में होगा नहीं इसमें, तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा, कुछ डिपॉजिट रखना होगा, और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। सो ये तरीका है जनरली अकाउंट ओपन करने का फॉर बैंक अकाउंट। लेकिन जब बात आती है डीमैट अकाउंट की, सो डीमैट अकाउंट में क्या होता है, आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट नहीं खोल रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ब्रोकर के थ्रू जा रहे हो, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आई एम टॉकिंग। तो रिटेल इन्वेस्टर मतलब कौन, जैसे मैं, तुम, जो हम लोग छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। सो मान लो ब्रोकर, अभी फेमस ब्रोकर्स इंडिया में जो है उसमें ज़ेरोधा, एंजल और आनंद राठी, ठीक है, ये ब्रोकर्स है। तो कैसे होता है जनरली आपकी डीमैट अकाउंट खुलता कैसे है, ये इनकी वेबसाइट पे आप जाते हो और वहां जाके आपको ऑप्शन मिलता है ओपन डीमैट,
तो क्या वो डीमैट अकाउंट इनके पास में ओपन कर रहे हो? क्या ये इनके पास में अथॉरिटी है कि ये डीमैट अकाउंट आपका मेंटेन करेंगे? नहीं, डीमैट अकाउंट इनके थ्रू ओपन कर रहे हो, लेकिन वो ओपन हो रहा है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो यूनिक है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी ये दो स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, राइट? लेकिन ट्रेडिंग क्या आप डायरेक्टली जाके कर रहे हो एनएससी के ऊपर? नहीं कर रहे हो ना, कोई ना कोई आपका ब्रोकर है। आप जब भी कोई शेयर खरीदी करोगे या बेचोगे या कोई फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन लोगे, तो आपका जो भी ब्रोकर होगा उसके पोर्टल में लॉगिन करके ही कर पाओगे ना, या डायरेक्टली एनएससी पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो ब्रोकर यहाँ पे सबसे जरूरी है। सो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है ना जितने भी, और जो ये स्टॉक एक्सचेंजेस है, उनके बीच में जो लिंक है ना, ये चेन, ये ब्रोकर है। जैसे प्रॉपर्टी में होता है ना, कोई प्रॉपर्टी है, एक खरीदने वाला है एक बेचने वाला है, तो उन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो कौन है? ब्रोकर है, राइट? तो उस तरीके से ये जीरोधा, एंजल, आनंद राठी, ये सब लोग क्या है? ये सब लोग को हम बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है? ये स्टॉक ब्रोकर्स है। सो इनके थ्रू हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस भी दो थे, एनएससी, बीएससी। वैसे डीमैट अकाउंट जहां आप ओपन कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी दो है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी, ठीक है? डीमैट अकाउंट कहां खुलता है? डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी मतलब क्या है? जिसके पास में पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जितने भी शेयर्स है, जो होल्ड, कस्टोडियन, जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, आपके बिहाफ के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। तो ये कुछ चार्जेस लेती है, यस ऑब्वियसली, हर कोई फ्री में काम नहीं करेगा। इवन इफ इट ब्रोकर आपका चार्जेस लेगा, ब्रोकिंग चार्जेस। डिपॉजिटरी है तो आपके जो भी शेयर्स उसने होल्ड किए हैं, कस्टोडियन पार्टी, कस्टोडियन है ये, सो वो उसका चार्जेस लेगा होल्ड करने का। और स्टॉक एक्सचेंज जहां पे आप उस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉक एक्सचेंज आपको फैसिलिटेट करवा रहा है कि आप बाय सेल कर सको, तो स्टॉक एक्सचेंज भी अपने टर्नओवर चार्जेस, जो भी चार्जेस लगाएगा, और इन सबको जो रेगुलेट करता है, इन सबके ऊपर ध्यान रखता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, उसको हम लोग सेबी बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर है। सो डिपॉजिटरी में कौन है? दो है, एक है सीडीएसएल, एनएसडीएल। एनएसडीएल आपने सुना होगा बहुत सी बार, आपका पैन कार्ड वगैरह जहां से आता है, राइट? सो सीडीएसएल, एनएसडीएल, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है? और इसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोनों का काम क्या है? शेयर्स को होल्ड करना, राइट? सो अब जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो वो आपको लगता है ना कि मेरे डीमैट में आ गए। मेरे डीमैट मतलब क्या? वो इन लोगों ने होल्ड करके रखे हुए हैं आपके नाम से। सो वहां पे कोड होता है, एक जनरली एक नेम होता है, एक क्लाइंट आईडी होता है और एक आपका ब्रोकर आईडी होता है। सो इन दोनों का मिला के एक आईडी बनता है, जिससे मालूम पड़ता है कि किसके नाम पे कितने शेयर्स है। अब डिपॉजिटर के पास में तो रिलायंस के मान लो 50 करोड़ शेयर्स है, और 50 करोड़ में से किसके कितने हैं कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसके लिए जनरली कोड होता है, एक होता है आपका ब्रोकर का आईडी और एक होता है क्लाइंट का आईडी। सो इन दोनों का मिला के एक यूनिक, मान लो यहाँ पे आनंद राठी है, इसका कोई ये ब्रोकर का कोड है, जिससे मालूम पड़ता है कि किस ब्रोकर के थ्रू परचेस किया है, और फिर क्लाइंट आईडी कि भाई ये कृष्णा ने परचेस किया है। सो इस हिसाब से मालूम पड़ता है कि ये इसके शेयर से इतने, ओके? दैट वे इट वर्क्स। सो सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दो डिपॉजिटरीज है। अब इन दो डिपॉजिटरी के क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट कौन है? आप लोगों क्या? नहीं, आप लोग तो इन्वेस्टर्स हो ना, राइट? सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब जो आपके जनरली ब्रोकर्स है ना, वो होते हैं। तो सीडीएसएल में मान लो अभी ये जीरोधा है, ठीक है, ये ब्रोकर है, या आनंद राठी है। एनएसडीएल में मान लो कोई XYZ ब्रोकर है, ठीक है? सो इन लोगों के यहां पे अकाउंट्स होते हैं। सो क्यों जरूरी है समझना?
डिपॉजिटरी मतलब मेरे शेयर्स जो मैंने परचेज किए हुए हैं वो सीडीएसएल में है और मैंने आनंद राठी के थ्रू परचेज किया है। सो ये इसकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और ये डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब जहां पे शेयर्स क्वांटिटी में सब लोगों के पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शेयर्स परचेज किए हुए जहां होल्ड होते हैं वो दो ही जगह पे, सीडीएसएल और एनएसडीएल। और क्या इंटर डिपॉजिटरी शेयर ट्रांसफर हो सकता है? यस। आपको अगर चाहिए कि आप यहां से शेयर निकाल के यहां डालना है या यहां से निकाल के यहां करना है, सो आप ये कर सकते हो। इसकी भी कुछ प्रोसीजर है, टेक्निकल प्रोसीजर है, बट इट कैन बी डन। ओके, सो अब थोड़ा और डिटेल में समझो। मान लो आप जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब आप हो यहां पे ये बायर और कोई यहां पे बैठा है सेलर। ओके, चाहिए आपको ये शेयर, इसके पास में है इसको और आपको चाहिए। अभी आपका ब्रोकर है ज़ेरोधा, इसका ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग। आपका मान लो डिपॉजिटरी है सीडीएसएल में जहां पे फाइनली शेयर्स पड़े हुए हैं, और इसका फॉर एग्जांपल भी मान लो, इसका नहीं है एक्चुअली, एग्जांपल मान लो कि एनएसडीएल है। अब देखना कितना स्कैटर्ड है ये। आपको बाय करना है जेएसडब्ल्यू स्टील, सेलर के पास में है एक शेयर, आपको चाहिए एक शेयर। इसका ब्रोकर है एंजल ब्रोकिंग, आपका ब्रोकर है ज़ेरोधा, इसका अकाउंट है सीडीएसएल में, इसका अकाउंट है एनएसडीएल में। तो अब शेयर्स एनएसडीएल में एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट से निकल कर आएंगे आपके अकाउंट में थ्रू ज़ेरोधा, ठीक है, जो दिखते हो कैसे दिखेंगे। और जो पैसा है जो आपने दिया है वो पैसा इनके थ्रू नहीं, पैसे के लिए अब सेपरेट क्लियरिंग सेटलमेंट प्रोसेस है। ये तो हो गया शेयर्स के लिए। सीडीएसएल एनएसडीएल में आपके शेयर्स दिखते हैं, लेकिन वो शेयर खरीदी करने के लिए जो पैसा चाहिए, जो पैसा आप दे रहे हो अपने ब्रोकर को, ठीक है, और इसको जो पैसा मिलने वाला है, ठीक है, सेलर को, वो कैसे मिलेगा? उसके लिए होती है क्लियरिंग बैंक्स, क्लियरिंग बैंक्स, ठीक है। इसके जरिए पैसे का सेटलमेंट होता है, पैसा सेटल होता है, और इनके थ्रू क्या होता है, आपके शेयर सेटल होते हैं। तो फिर स्टॉक एक्सचेंज का क्या बोलता है? स्टॉक एक्सचेंज जहां पे ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, उसके बाद की ये प्रोसीजर है, ये बैक एंड की प्रोसीजर है। और स्टॉक एक्सचेंज इज अ फ्रंट एंड जहां पे